नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आनिश 24/7 आप देख रहे हैं और अंचल आंचल में मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं जो कि आ रही है इंदौर से। आज कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर आ रहे हैं। सुबह 11 बजे इंदौर पहुंचेंगे राहुल गांधी। भागीरथपुरा में पीड़ित परिवार के साथ राहुल गांधी की मुलाकात होगी। हॉस्पिटल में प्रभावितों के साथ भी मुलाकात राहुल गांधी करने वाले हैं। तो बड़ी खबर है इंदौर से। आज ठीक 11 बजे इंदौर पहुंचेंगे राहुल गांधी। 24 लोगों की मौत अब तक भागीरथपुरा में हो चुकी है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक एक करके जो मौतें हैं वो सामने आनी। पहले 16 मौतें, उसके बाद धीरे धीरे करके 20 लोग, 23 और अब देखिए ये आंकड़ा 24 तक पहुंच चुका है। तो आज शनिवार को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी आ रहे हैं इंदौर। इनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे पहले राहुल गांधी बॉम्बे अस्पताल पहुंचेंगे, भर्ती मरीजों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद भागीरथपुरा जाएंगे, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो तय कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी सबसे पहले 5 महीने के अभियान के घर जाने वाले हैं। उनका जो शेड्यूल है वो भी सामने आ चुका है। अभियान जिन्होंने दम तोड़ दिया दूषित पानी के चलते, इस मासूम बच्चे की मौत हुई थी। 5 महीने का सिर्फ ये बच्चा था, उसके घर राहुल गांधी पहुंचेंगे। 3 ऐसे घर हैं जिनको चिन्हित किया गया, जिनके परिवारों से मृतक के परिवारों से राहुल गांधी मिलने वाले हैं। तो अभियान साहू जिनकी उम्र 5 महीने थी, गीता बाई जिसकी उम्र 60 साल थी, अशोक पवार जिसकी उम्र 70 साल थी, इन 3 परिवारों से मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर शुक्रवार की रात सुरक्षा एजेंसियों ने रूट रिहर्सल भी कर ली है। बता दें अधिकारियों ने पैदल चलकर रास्तों का निरीक्षण कल किया था। अधिकारियों ने पैदल ही पूरे स्थितियों को भांपने की कोशिश की ताकि कोई भी आज ऐसी घटना अप्रिय ना हो, क्योंकि कई जगहों पर विरोध हमने आपको पहले बताया कि हो रहा है कांग्रेस का। और सुरक्षा की दृष्टि से जो इमारतों में पोस्टर लगे थे उनको हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। यातायात में कोई बाधा ना हो इसकी भी ताकीद की जा रही है। इसके अलावा कुछ सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है, सड़कों को बंद भी कर दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। गरियाबंद से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मैनपुर के एसडीएम तुलसीदास मरकाम सस्पेंड हो गए हैं। बड़ी खबर, रायपुर गरिया कमिश्नर महादेव कावरे ने उनको सस्पेंड किया है। गरियाबंद के कलेक्टर की अनुशंसा पर कार्रवाई की गई है। तो खबर रायपुर से है लेकिन जुड़ी है गरियाबंद से, जहां पे मैनपुर के एसडीएम तुलसीदास मरकाम सस्पेंड हुए हैं। रायपुर कमिश्नर महादेव कावरे ने सस्पेंशन की कार्रवाई की है। गरियाबंद के कलेक्टर की अनुशंसा पर कार्रवाई की गई है। अश्लील डांस आपको याद ही होगा गरियाबंद में जिस तरीके से हुआ था, बार बालाओं के साथ नृत्य कर रहे थे एसडीएम, और जिस तरीके से वहां पे स्थितियां देखने को मिली थी, उसके बाद कार्रवाई बहुत सारे लोगों पर हो चुकी, कुछ गिरफ्तारियां भी की गई थी। लेकिन अब एसडीएम पर फाइनली गाज गिर गई है। अशोभनीय हरकत करते हुए एसडीएम साहब कैमरे में कैद हुए थे। इनका नाम था तुलसीदास मरकाम। एसडीएम के परमिशन से, उनकी अनुमति से ही इस तरह का आयोजन गरियाबंद में देखने को मिला था। अश्लीलता फैलाई जा रही थी, बार बालाएं नृत्य कर रही थी और अश्लील डांस में तुलसीदास मरकाम भी शामिल थे। अशोभनीय हरकतें कर रहे थे, उल जुलूल वो हरकतें करते हुए वीडियो में कैद हुए थे और इसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। देखिए ये वही वीडियो है जिस पर अब कार्रवाई हो चुकी है। तो एसडीएम तुलसीदास मरकाम को सस्पेंड कर दिया गया है। रायपुर कमिश्नर ने सस्पेंशन की कार्रवाई की है। गरियाबंद कलेक्टर की अनुशंसा पर एक्शन हुआ है। इधर अब से कुछ ही दिन के बाद बस्तर में बस्तर पंडुम उत्सव की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। दूसरी तरफ पंडुम को लेकर बस्तर के जो सर्व आदिवासी समाज पांडुम शब्द का विरोध करके बस्तर पांडुम आयोजन का बहिष्कार भी कर रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज के संभाग अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने इस पर आपत्ति ली है। उनका दरअसल स्टेटमेंट यह है कि इस आयोजन का हम विरोध नहीं करते, लेकिन पंडुम शब्द जो है आस्था से जुड़ा है। इसको लेकर जो उत्सव मनाया जा रहा है उसका विरोध होता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पंडुम एक समय विशेष और एक स्थान विशेष के साथ मनाया जाता है, जिसमें घर की महिलाएं शामिल नहीं होती हैं, लेकिन सरकार आदिवासी समुदाय की आस्था के साथ मजाक करती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि बस्तर पंडुम केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि एक सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गर्व को मजबूत करता है। इस मंच से स्थानीय कलाकारों को पहचान मिलती है, उनकी कला को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही ये भी कहा कि ये महोत्सव बस्तर की संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक है।
कार्यक्रम का समाज विरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ पंडुम शब्द का जो उपयोग किया जा रहा है हम आपत्ति कर रहे हैं उनको, क्योंकि अपने ही लोग अपनी संस्कृति को बर्बाद करने में अपने ही लोगों का हाथ है। अपनी बात नहीं रख पाओगे तो हमारे जो संस्कृति, हमारी जो परंपराएं हैं वो उसको ख़त्म कर रहे हैं, हाईजैक किया जा रहा है। आप उसको विरोध कीजिए, आप बोलिए कि ये गलत है, आप जो कर रहे हैं वो गलत है, हमारा लिए वो हमारी आस्था पर हम यकीन करते हैं, आस्था है, हमारे जीवन दर्शन है, हमारे लिए हमारे जीने का आधार है वो। इसमें बस्तर पंडुम नाम यदि सरकार ने दिया है तो इसमें बुराई क्या है? किसी प्रकार की कोई बुराई नजर नहीं आता मुझे तो, क्योंकि गोंडी में करसट बोलते हैं, जैसे पंडुम त्योहार जिसको मनाते हैं ना तो करसट बोलते हैं। तो अलग अलग बोली भाषा में यदि कोई शब्द का उपयोग यदि करते हैं तो इसमें तो मुझे कोई बुराई नजर नहीं आता। इसमें देवी देवताओं का किसी प्रकार का कोई अपमान नहीं है, बल्कि संस्कृति की रक्षा की दृष्टि से ये जागरूकता आती है। इसमें सरकार यदि इसमें जागरूक करने का काम कर रहा है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। तो बस्तर पंडुम के माध्यम से ऐसे विविध कलाएं, जैसे कि हमारे यहाँ का अलग अलग जनजातियों का खान पान है, उनका पहनावा है, गीत है, संगीत है, भाषा बोली से लेकर और उनका जो अन्य किसी भी प्रकार के उत्सव है, इस प्रकार से सभी का समावेश करते हुए बस्तर पंडुम के नाम से हुआ। आज पूरे देश में बस्तर पंडुम की प्रशंसा हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट में जबलपुर में घरों तक सीवरेज का पानी पहुंचने की बातें सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक दिवसीय सांकेतिक धरना देकर चेतावनी भी दी। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने कहा है कि 20 से 30 साल पुरानी पाइपलाइनें नहीं बदली गई, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने जल योजना पर करोड़ों खर्च करने के बावजूद गंदा पानी मिलने पर सवाल उठाए हैं। तो कांग्रेस ने नगर निगम का घेराव किया है। पुरानी पाइपलाइन पर सवाल उठ रहे हैं कि 20 से 30 साल ये पुरानी पाइपलाइनें हो चुकी हैं, इनको बदला क्यों नहीं जा रहा है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने चिंता व्यक्त की है। स्वच्छ पानी को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। जब से इंदौर के भागीरथपुरा में लोगों की दूषित पानी के चलते मौत हुई, पूरे प्रदेश में मैपिंग मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है और इसी कड़ी में जबलपुर में कांग्रेस ने हल्ला बोल किया और एक बड़ा खुलासा किया है पानी को लेकर। शहर के बहुत बुरे हाल हैं और लगभग वैसे ही खतरे के मुहाने पर इस शहर की भी जनता खड़ी है। जो खतरा इंदौर में हुआ और जिस खतरे के चलते वहां पर घटना हुई कि दर्जनों वहां पर मौतें हो गई हैं और सैकड़ों अस्पताल में भर्ती हैं, कई अपने घरों में उपचार करा रहे हैं। आप अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं, मगर हम विपक्षी दल का हम अपना धर्म निभाते हुए आज आपको जगाने भी आए और निरंतर जगाते रहेंगे। महापौर बार बार बोलते कि मां नर्मदा में एक बूंद भी गंदा पानी नहीं आ रहा, वो मां नर्मदा से झूठ बोलते हैं। एसटीपी प्लांट जहां पर लगे हैं वो कभी बंद होते हैं कभी चालू होते हैं, और जब बंद होते हैं तो उससे लगातार पानी रिसाव होकर गंदा नाली का पानी मां नर्मदा में समाहित होता है। हम लोग लगातार इस पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। हमारा लगातार क्रमबद्ध ये आंदोलन पूरे शहर में वार्ड स्तर पर होने के बाद एक हम लोग बृहद जबलपुर नगर निगम की आगामी 10 से 15 दिनों में बृहद तालाबंदी कर महापौर उनकी एमआईसी की झूठी घोषणाओं के विरोध में बृहद आंदोलन करेंगे। देखिए, ये कुंभकर्णी निद्रा में सोती हुई नगर सत्ता ना इसे मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेना देना है, न माननीय एनजीटी और माननीय उच्च न्यायालय के जो फटकार है उसका इस पर कोई असर पड़ रहा है। लेकिन ये 30-30, 35-35 साल से अंदर डली हुई है, सड़ गई है, गल गई है, जंग लग गई है, लेकिन उसको सुधारने की तो छोड़िए, उसको देखना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। ये जो झूठे लोगों की सरकार है, इसकी वास्तविकता को पहचानिए, इनकी हकीकत को पहचानिए। ये जो कह रहे हैं और जो ये कर रहे हैं, इनके अंतर को स्पष्ट करिए। एक युवक को तालिबानी सजा दी गई है। उज्जैन में कुछ लोगों ने लड़की भगाने के आरोप को लेकर नाबालिग लड़के को तालिबानी सजा दी। लड़के को पहले तो पीटा, करीब 1.5 किलोमीटर तक उसको फिर निर्वस्त्र करके मार्केट में घुमाया। घटना का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसको आप देख भी पा रहे हैं। इस वक्त युवक ने कांग्रेस के पास जाकर इस पूरी घटना को बयां किया, जिसके बाद कांग्रेस भी इस घटना का विरोध कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की बातें कही जा रही है। आज पवासा थाने का एक मामला था शंकरपुर में, जिस प्रकार से एक उसकी माताश्री मेरे पास आई
और हम लोगों को उन्होंने घटनाक्रम से अवगत कराया। तो उसी के बाद हम लोग एडिशनल एसपी साहब आलोक शर्मा जी से भी मिले हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है उस मामले को लेके कि उचित से उचित कार्रवाई करेंगे। उसमें प्रतिबंधक कार्रवाई का भी बोला है, क्योंकि मामला नाबालिग बालक का है और वो नग्न अवस्था में उसको लेकर कुछ लोग घूम रहे थे। तो ये निश्चित ही एक लोकतंत्र की हत्या है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय उज्जैन में जो कुछ लोग हैं वो एक आवेदन लेकर के आए थे, जिसके तहत कल एक थाना बवासा में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें 4 लोगों के द्वारा कथित तौर पर एक 16 वर्षीय जो युवक था उसके साथ मारपीट करके उसको निवस्त्र करके घुमाया गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा तत्काल इस संबंध में आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इधर बालोद जिले में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 3 दिन में डॉग बाइट के 20 केसेस मिले हैं, जबकि इसी महीने की अगर आप बात करें तो 16 दिन में 223 केस मिले हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। अधिकांश घटनाएं जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही हैं और ग्रामीण इलाके के लोग दहशत में हैं। नारा गांव, नर्रा, बरही जैसे कई गांव जो हैं डॉग बाइट के चलते प्रभावित हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है, हालत फिलहाल सुरक्षित है। सीएमएचओ के मुताबिक अभी मामले ग्रेड 3 के हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी कुछ लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो बालोद में लगातार आवारा कुत्तों के आतंक से लोग दहशत में हैं, परेशान हैं। डॉग बाइट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डराने वाले हैं। 16 दिन में 223 डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं और बड़ी बात यह कि ग्रामीण इलाकों में अधिकांश घटनाएं घट रही हैं। देखिए, पिछले 2-3 दिनों में 3-4 गांव से ऐसी रिपोर्ट आई है कि डॉग बाइट के केस आए हैं। ऐसे केस लगभग 19-20 के आसपास हैं और कुछ जो केस हैं वो ग्रेड 3 के डॉग बाइट के केस हैं और इनका जो है इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में किया जा रहा है। ग्रेड 3 के डॉग बाइट ऐसे केस होते हैं जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन लगना आवश्यक होता है और जिसकी उपलब्धता जिला अस्पताल में सुनिश्चित कराई गई है। और चलिए बात करेंगे नीमच की, जहां पे सरवानिया महाराज चौकी क्षेत्र के लासूर धामनिया गांव में मकान की दीवार को लेकर चचेरे भाइयों के बीच विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। झगड़े के दौरान एक भाई ने दूसरे भाई पर फावड़े से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी चचेरा भाई मौके से भाग निकला और मौत के बाद आक्रोशित होकर परिजनों ने जिला चिकित्सा नियंत्रण कक्ष के सामने चक्काजाम किया। आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सूचना पर पुलिस वहां पे पहुंची। प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर हालात को काबू में किया गया। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है और घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। न्याय चाहिए मुझे, न्याय। मेरा बेटा मरा हुआ, न्याय चाहिए मुझे। वो उसको अरेस्ट करो और फांसी की सजा दो उसको। हाँ, उसको, वो मुकेश वारेड को। हाँ, मेरा बेटा मारा उसको, मेरा बेटा। आप पुलिस का आरोप लगा रही हैं, क्या कहना है आप? पुलिस बदली जाएगी, पुलिस बोल रहा है कि अटैक आ गया उनको। ये मामला ये है कि हमारा जो मकान निर्माण कार्य चल रहा था उसमें इन्होंने, ये जो हमारे मुकेश है ना, उसने ये मारपीट की मेरे घर वालों के साथ और मेरे भाई को मार डाला उसने। और हम ये चाहते को उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मुकेश क्या लगता है? मुकेश मेरे बड़ा पापा का लड़का है, सगे बड़ा पापा का लड़का है। अब आप लोगों ने यहाँ सड़क जाम किया, पुलिस पे भी आप आरोप लगा रहे हैं। पुलिस का आरोप ये लगा रहे हैं हम कि पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर रही है। वो बोल रही है कि अटैक हुआ। आज वो अटैक के कारण भी मरा होगा तो वो इन्होंने धमकी दी होगी तभी मरा है वो। ग्वालियर से अगली खबर है। नगर निगम परिषद की बैठक में पार्षद के पक्ष और विपक्ष के विरोध के बावजूद कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की लीज को बढ़ाए जाने का मुद्दा छाया रहा। आखिरकार नगर निगम ने स्टेडियम की लीज को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव अपने पाले में ना रखते हुए राज्य शासन की तरफ फेंक दिया है। बता दें कि ग्वालियर का कैप्टन स्टेडियम जो है सालों से डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के पास है, लेकिन अब क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि GDCA का नया स्टेडियम शंकरपुर बनकर तैयार हो चुका, जो कि शुरू भी हो गया है। इसीलिए खेल संगठन के साथ प्रतिनिधि भी लीज बढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं है। मामले पर राजनीतिक रस्साकसी भी चल रही है, जिसके तहत ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने निगम के सभापति मनोज तोमर और महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार को पत्र लिखा। कैप्टन स्टेडियम की लीज की मियाद को आगे ना बढ़ाए जाने का आग्रह कर रहे हैं।
लेकिन परिषद की बैठक में नोकझोंक होती है। पक्ष और विपक्ष के दावों के बीच स्टेडियम की लीज आगे बढ़ाए जाने का प्रस्ताव परिषद ने राज्य शासन को यानी कि सरकार को भेजा है। रूप सिंह स्टेडियम लीज का भी था, क्योंकि लीज पूर्व में के अनुसार चली आ रही थी, पूर्व में वो लीज पे ही था, उसकी म्याद वृद्धि का था, वो शासन को जाना था, तो वो प्रस्ताव आगे बढ़ाया है शासन की तरफ। सत्ता पक्ष के पार्षदों ने हंगामा किया है इसका विरोध किया है? नहीं, उसमें 4 लोग, सभी लोगों से बारी बारी से चर्चा कराई गई। चर्चा अनुसार पक्ष और विपक्ष के सभी लोग सहमत थे, लेकिन 4 लोग जो उसमें सहमत नहीं थे। इधर छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी आरंग में राजा मोरध्वज महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जिसका कल दूसरा दिन था। इस महोत्सव में कल दूसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। आरंग विधानसभा के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। कार्यक्रम में आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी भी मौजूद रहे। कवि कुमार विश्वास के साथ ही अन्य कवियों ने अपने काव्य पाठ से समा बांध दिया। महोत्सव के मंच से मुख्यमंत्री ने आरंग विधानसभा के लिए बड़ी सौगात दी है। समोदा उप तहसील को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की है। साथ ही राजा मोरध्वज महोत्सव को मिलने वाला शासकीय अनुदान 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का ऐलान भी कर दिया। इसके अलावा आरंग के खेल परिसर का नाम अब राजा मोरध्वज खेल परिसर रखने की घोषणा की गई। प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास के कवि सम्मेलन ने कार्यक्रम को बेहद खास बना दिया। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक कला, युवा प्रतिभा और सांस्कृतिक पहचान को समर्पित भिलाई मड़ई 2026 का आयोजन इस साल और भी बड़े, भव्य और संगठित स्वरूप के तौर पर किया जाएगा। प्रदेश का सबसे बड़ा मड़ई मेला 30 जनवरी से शुरू होगा। 8 फरवरी तक हेलीपैड ग्राउंड सिविक सेंटर भिलाई में इसका आयोजन होगा। मेला हर दिन दोपहर 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होगा और दर्शकों के लिए खुला होगा। आईएनएच न्यूज से खास बातचीत में मेले के आयोजक योगेश अग्रवाल, होमन देशमुख और कंचन गुप्ता ने बताया कि भिलाई मड़ई 2026 में 50,000 से ज्यादा दर्शकों के शामिल होने की संभावना है। ये आयोजन केवल एक मेले के तौर पर नहीं होगा, बल्कि हमारी माटी का त्योहार होगा। छत्तीसगढ़ी कला, संस्कृति, संगीत, फिल्म और प्रतिभाओं को सम्मानित करने वाला प्रतिष्ठित समारोह होगा। जो स्थानीय व्यापारी होंगे, हस्तशिल्प कारीगर हैं, फूड स्टॉल है और ब्रांड के लिए विशेष जोन भी बनाए जाएंगे। भिलाई मड़ई का बृहद पैमाने पर आयोजन हो रहा है। आयोजन में क्या क्या खास होगा उसको लेकर एक प्रेस वार्ता है। योगेश अग्रवाल भैया हैं, इसमें भैया है, पूरी टीम है। भैया क्या है इस बार विशेष? देखिए, भिलाई मड़ई का ये दूसरा वर्ष है और ये 30 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक हम इसको आयोजित कर रहे हैं। भिलाई के जो सिविक सेंटर में जो हेलीपैड ग्राउंड है वहाँ पे इसको कर रहे हैं। ये 10 दिन का पूरा मड़ई मेला होने वाला है। पिछले वर्ष हमने 4 दिन का लगाया था, लोगों की डिमांड थी कि इसको बढ़ाया जाए और 10 दिन में हम 14 प्रकार की प्रतियोगिताएं इसमें करा रहे हैं और इसमें छत्तीसगढ़ी फिल्म अवार्ड नाइट भी हो रही है। रंग झांझर, जो ये 16वां 17वां साल रंग झांझर अवार्ड नाइट का होगा और इसमें आदिवासी फैशन शो होने वाला है, जो मैडम उसको देख रही हैं। आपको बताएं कि मिसेस यूनिवर्स रही हैं मैडम कंचन जी, वो उसको पूरा देख रही हैं। इसमें बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता है, इसमें कबड्डी प्रतियोगिता है, इसमें गायन प्रतियोगिता है, नृत्य प्रतियोगिता है, इसमें मीना बाजार है। एक बड़ा मंच भिलाई दुर्ग और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम दे रहे हैं कि वे अपनी कला को यहाँ आकर के निखारें। देखिए, बहुत सारी नृत्य प्रतियोगिता है, बहुत सारी गायन प्रतियोगिता है, जैसे कि सर ने मुझे बहुत कुछ बताया अभी, तो मैं भी देखना चाहूँगी। और इसमें कैश प्राइजेज हैं, सभी प्रतियोगिता में कैश प्राइजेज हैं और प्रवेश निःशुल्क है।
प्रवेश मड़ई में प्रवेश निःशुल्क। देशमुख भैया हमारे साथ हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे। देशमुख भैया थोड़ा सा इधर क्या विशेष रहेगा जी आप जी सबसे पहली बात तो जय जोहार छत्तीसगढ़ वासी मल्ला और सब्बो झनला झारा झारा न्योता देना चाहत हूँ। हमारे यहाँ दूसरा साल शानदार दूसरा साल भिलाई मड़ई होल जात है 2.0 जिसमें पिछले साल हमारे 4 दिन के रही से ये साल 10 दिन के भिलाई मड़ई होते 30 जनवरी से 8 फरवरी के भिलाई मड़ई होते और जगह हवे हेलीपैड ग्राउंड सिविक सेंटर जी। पूरा सब कुछ आ गया और क्या क्या होने वाला आप इस मामले में आकर देखिए। दुर्ग से कैमरा प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। और इसके साथ ही अंचल में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए ज्योतिष समाधान। नमस्कार।